नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहाँ टेस्ट क्रमांक 9 जिसका दिनांक था 8/4/2026। ये एक फुल लेंथ टेस्ट था जिसका हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 40% हमारे पास क्या दिया है बेटा, यहाँ पर शुद्ध मार्बल चिप्स जिसके 200 ग्राम भार से पूर्ण अभिक्रिया के लिए कितने ग्राम HCl की आवश्यकता होगी, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शुद्ध मार्बल जो चिप्स है इसके अंदर मुख्य संगठक पदार्थ जो होता है या कहें कि इसके संगठन में मुख्य भाग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक सर, इस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना भार दिया है बोलो सर? 200 ग्राम दिया है, जिसका हमारे पास शुद्धता प्रतिशत क्या 40 है। तो हम कहें कि शुद्ध हमारा जो मार्बल चिप्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का भार है, कार्बोनेट का क्या है बेटा भार, वो कितना होगा सर? तो 200 गुणा उसका जो भी परसेंट है, तो 40% मतलब 40/100। इसको आप सॉल्व करते हो, ये हो गया 0.4। इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर शुद्ध जो भार है वो 80 ग्राम। क्यों ना हम यहाँ पर इसका मोल भी पता कर लें। तो हमारे पास शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मोल कितना होगा, तो यहाँ पर भार 80 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मोलर भार देखें तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन के लिए 48। तो इसका जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर इसका मोलर मास अणुभार कितना होगा 100। इसको आप जब काट कर यहाँ पर सरल करेंगे तो हमारे पास इस निकाले गए भार का मोल कितना आ जाएगा 0.8 मोल। अब हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रही हाइड्रोक्लोराइड एसिड की। रिएक्शन पर बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, बन रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और बन रहा है यहाँ पर वाटर। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास H2 Cl2, तो यहाँ स्टाइक्योमेट्री में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1। अब हम सीधा सीधा देखें तो इस बैलेंस रिएक्शन में क्या दिखता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो 1 के लिए कितना लगता है 2 मोल, और हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पर 0.8, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8। ठीक, अब इसका मास चाहिए, ये तो मोल के लिए हो गया, मास चाहिए तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 36.5 का जब हम मल्टीप्लाई वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 58.4 ग्राम। 58.4 ग्राम, ये रहा हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला हमारा एक टेबल दिया गया है जिसमें हेलोजन के कुछ ऑर्डर है जिसके लिए हमें यहाँ पर सही क्रम देखना है। तो हमारे पास हेलोजन जो है वर्ग 17 के अधातु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम इस वर्ग के लिए कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, टॉप टू कहाँ जाएंगे, बॉटम। तो हमारा साइज़ क्या हो जाएगा हेलोजन के लिए, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, वर्ग में टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो उसमें एक चेंज आएगा, क्लोरीन अपने वर्ग में सबसे ज़्यादा और क्लोरीन के स्थान पर फ्लोरीन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन का इंटरचेंज आएगा। बाकी ऑर्डर क्या हमारा जो जनरल ट्रेंड है उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है सर, तो अब हम लोग देखें तो यहाँ पर ये I ग्रेटर देन VR ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन F, मतलब ये हो गया उसके आकार का क्रम। ठीक सर, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्लोरीन को बड़ा बताया जा रहा फ्लोरीन से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अब हमारा द्वितीय आयनन ऊर्जा का ऑर्डर यही है। क्या यहाँ पर हाफ फील्डेड है
इसलिए इसका सबसे ज़्यादा है। तो अब इसको सही मैच कर लो आप लोग। ए का क्या हो रहा है बेटा, क्यू, 3 ऑप्शन में है, आगे चलना पड़ेगा। बी का क्या हो रहा है, एस, 2 ही ऑप्शन में है। सी का हमारा बी का एस हो गया। सी का क्या हो रहा, आर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो गया, करेक्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें हमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से प्रोडक्ट का क्या पहचानना है, मोल पहचानना है। रिएक्शन क्या है भाई, 2p है, q है, रिएक्शन से r उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास p का कितना मोल है, तो p के लिए बेटा 8 मोल है और q के लिए कितना मोल, 5 मोल। हमने इसका सबसे आसान तरीका क्या देखा कि हम लोग यहाँ पर दिए गए मान का स्टाइक्योमेट्री से भाग देकर x मान निकालेंगे, जिसका x वैल्यू न्यूनतम वो लिमिटिंग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ दिए गए मोल को स्टाइक्योमेट्री 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ x का वैल्यू आया 4। यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए दिए गए मोल 5 का स्टाइक्योमेट्री 1 है, 1 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू क्या आया, 5। सर अब हमारे पास यहाँ पर इस p का x वैल्यू कम है, तो ये रिएक्शन का होगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये रिएक्शन का होगा एक्सेस रिएजेंट, आधिक्य अभिकर्मक। ठीक सर, अब हमें प्रोडक्ट का क्या चाहिए, मोल, कितना मोल बनेगा। तो हमने यहाँ पर उत्पाद का मोल कैसे निकाला जाए, क्या उसका भी मैंने एक ट्रिक बता रखा है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर उत्पाद के मोल के लिए आपको एलआर का एक्स मान लेना है, एलआर का एक्स मान, और इनटू क्या करना है सर, इनटू में आपको करना है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्री है उसका गुणा, प्रोडक्ट का स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट का गुणा। तो यहाँ पर एलआर का एक्स मान कितना है, बोलो 4, स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट कितना है प्रोडक्ट का, 1। तो हमारे पास उत्पाद का बनने वाला जो मोल है वो 4 है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर आर के लिए कितना मोल बनेगा, बोलो 4। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास एक बार फिर से एक टेबल आई है जिसका सही मिलाप करना है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसका है वो देखें, तीसरी क्षार धातु। तो सर क्षार धातु मतलब हमारा जो है फर्स्ट ए, वर्ग 1 का धातु को क्षार धातु बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आता है, हमारे पास लिथियम आता है, सोडियम आता है, अब हमारे पास क्या आता है, पोटेशियम। तो ये हाइड्रोजन तो हमारा कोई मेटल नहीं है, हमको क्षार का धातु का तीसरा हमें तीसरी क्षार धातु बोला है। हाइड्रोजन यहाँ हमारा कोई क्षार धातु मेंबर नहीं है, तो तीसरा क्षार धातु हमारा क्या बेटा, यहाँ से पोटेशियम हो रहा है, जिसका क्रमांक 19 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s में कितना आ जाएगा, 1, 4s में 1। मतलब मुझे ए का अगर करेक्ट दिख रहा है तो क्या सर, एस दिख रहा है। ठीक, अब आ जाओ द्वितीय संक्रमण तत्व। तो हमारा द्वितीय संक्रमण तत्व क्या सर, टाइटेनियम है। क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम का कितना होता है, 22। ठीक है सर, अब इसके लिए मैं डायरेक्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, आर्गन, इसके 4s के अंदर 2 और 3d के अंदर क्या होगा, 2। ठीक, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन का देखो, फिर 4s में कितना देखोगे, 2 और 3d के अंदर क्या देखोगे, 2। तो यहाँ देखो ये इतना तो हो गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का, ये 3d2 4s2, मतलब सर यहाँ पर बी का करेक्ट क्या आ गया सर, आर आ गया। ठीक है सर, अब देखो चतुर्थ उत्कृष्ट गैस। तो चतुर्थ उत्कृष्ट गैस क्या, हमारा पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या आ जाएगा सर, क्रिप्टॉन आ जाएगा। क्रिप्टॉन क्या होता है सर, यहाँ पर क्रिप्टॉन 36 होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है। तो यहाँ पर आपको आउटर मोस्ट सेल में 4s के अंदर 2 मिलेगा और p के अंदर क्या मिलेगा, 6। आउटर मोस्ट सेल में ये हमारे पास हीलियम के नीचे आने वाले आर्गन का बाह्यतम कोश विन्यास होता है। तो यहाँ देखो 4s के अंदर 2 और 4p के अंदर यहाँ पर 6। तो इसका यहाँ पर अगर हम देखें
तो सी का सही मिलाप क्या हो जाएगा, क्यू। लास्ट क्या है, द्वितीय हेलोजन। द्वितीय हेलोजन मतलब बात चल रही है क्लोरीन 17 की, ये द्वितीय हेलोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास नियॉन हो गया 10 के लिए, फिर हो गया हमारा यहाँ पर 3s2 और 3p क्या हो गया बेटा 5। अब हमारे पास देखो आखिरी में 3s2 3p5 क्या यहाँ पर p के अंदर हो रहा है, तो d का हमारे पास जो है क्या सही जो है p हो रहा है। इसके हिसाब से अब अपना ऑप्शन चयन कीजिए। ए का एस एक ही ऑप्शन में है, वहीं बी का आर भी है, सी का क्यू भी है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर मानव शरीर में 80% जल है, ठीक है। उस मनुष्य शरीर में जल के अणुओं की क्या निकालना बेटा, संख्या, जिसका भार क्या है 65 kg, है ना। तो हमारे पास जो है शरीर का भार कुल जो बताया गया है वो 65 kg, ठीक सर। अब इसमें जल का कितना परसेंट बताया गया, 80। तो हम इस 80% जल का क्या भार निकालें, है ना। जल का हम क्या निकालते हैं, भार। तो जल का भार कैसे निकालें, तो कुल हमारे पास जो वेट है उसमें हम जितना परसेंट जल का है क्या उसको यहाँ पर इंटू कर क्या जल का भार पता करेंगे। तो इसको जब आप भाग देंगे तो 0.8, तो 65 इंटू 0.8 तो यहाँ आ जाएगा 52 kg। तो इस 65 किलोग्राम में हमारे पास 80% जल के हिसाब से जल का भार कितना हो गया बोलो, 52 kg। अब 52 kg से हम क्या पहले तो जल का मोल निकालेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग जल का क्या निकालेंगे, मोल। तो बेटा जी जल का मोल क्या हो जाएगा, तो भार अपॉन मोलर भार। तो यहाँ पर मैंने इस भार को कन्वर्ट कर लिया किस में बोलो, ग्राम में। तो ये केजी से आ गया ग्राम में, और डिवाइड कर दिया हमने जल के मोलर मास 80 ग्राम से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जल का हमारे पास जो मोल आने वाला है 2.88 इंटू 10 की पावर बोलो 3, ये क्या आ गया बेटा, मोल। अब मोल आ गया तो हम सब जानते हैं अणुओं की संख्या को भी निकाला जा सकता है। सर कैसे निकाले अणुओं की संख्या को, तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मोल के साथ इंटू करो किसका, Na संख्या का, Na नंबर का, जो कि क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर बोलो 23। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 इंटू 10 की पावर बोलो 3, यहाँ पर इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर बोलो 23। पावर प्लस प्लस में है, दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 हमारे पास 39, और पावर हो जाएगी 10 की घात 26। इतना हमारे पास जल के अणुओं की क्या होगी, संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिख रहा है हमको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है बेटा, ए वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास एक जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जिसके साथ 3 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा कार्बन के साथ क्या यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसके 9 बनेंगे। अब यहाँ पर एक है मिथाइल कार्बोधनायन, मिथाइल कार्बोधनायन के साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जिस कार्बोधनायन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हमारा जो चतुर्थक कार्बोधनायन है, यहाँ पर अगर हम देखें टर्सरी कार्बोधनायन का स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोधनायन से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हम देखें यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन अन्योन्य क्रिया संभव है, जिसके कारण हमारा चार्ज बहुत बढ़ चुका है, ठीक। तो ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड पढ़ते हैं, मिथाइल कार्बोधनायन हमारा जो 3 डिग्री कार्बोधनायन है
उससे कम स्थायी है। ठीक है, क्योंकि हमारे मिथाइल कार्ब धनायन पर 3 अतिसंयुग्मन हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। तो देखें हमारा क्या डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकेंड असत्य है। देखें नेक्स्ट हमारे पास है रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के लिए मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। ठीक है सर, सबसे पहले रुद्धोष्म के लिए Q तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक सर, अगला क्या बोला है, मुक्त प्रसार के लिए W भी क्या हो जाएगा, मुक्त प्रसार के लिए W भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आ रहा है। ठीक, अब जब Q 0 W 0 तो हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो डेल्टा U भी क्या हो गया, 0, और इंटरनल एनर्जी चेंज 0, तो वहाँ पर क्या हमारे ताप का परिवर्तन भी 0। मतलब इस केस के लिए हमारे ये सारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0। तो Q 0, डेल्टा T 0 हो गया और W भी 0 हो गया। इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वह है डी। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से कुछ मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर का मैच करना है। तो भाई हमारा यहाँ पर SF2, ठीक, अब SF2 में देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर। तो 6 2 8, 8/2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 4, इसमें बॉन्ड पेयर हो गए सर 2 और लोन पेयर हो गया 2। तो इसके साथ तो वी आकार बनेगा। वी आकार है क्या, बिल्कुल है। तो हमारा पी का सही मिलाव हो गया 4th। अब SF4 की बात करें तो SF4 के साथ हमारा 6 4 10, 10 क्या हो गया बेटा, 2 5, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, मतलब संकरण हम sp3d बुला देंगे। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर देखें तो 4 और लोन पेयर देखें तो 1, तो हो जाएगा सीसा। पर सीसा दिया है क्या, नहीं दिया है, बट इसके लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। तो Q का हम 3rd सही मिलाव कहेंगे। देखो SF5- सर SF5- की बात करूं तो सल्फर का 6, फ्लोरीन 5 है, 11 - 1 12, 12/2, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6, मतलब ये हो गया भाई साहब आपका sp3d2 वाला केस। बॉन्ड पेयर देखोगे तो 5 और लोन पेयर देखोगे तो 1, मतलब ये बनाएगा आपका वर्ग पिरामिडी दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। SF5- का हो गया सेकेंड, मतलब R का सही हो गया सेकेंड। अब आता है एस क्या है, SF6 का हमारे पास देखें तो यहाँ पर 6 और 6 12/2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6 sp3d2, जिसमें बॉन्ड पेयर बोलो 6, लोन पेयर बोलो कितना हो गया 0, तो अष्टफलकी होगा, मतलब एस का क्या बोलूँ, फर्स्ट। अब आप देखो ये वाला मैच आपको कहाँ दिख रहा है, तो P का 4, Q का 3rd, R का सेकेंड और S का फर्स्ट, मतलब हमारे पास इसका C एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में NaCl की विलेयता लगभग 6 मोल पर लीटर है। मतलब कुल मिलाकर NaCl की हमें सॉल्युबिलिटी कितनी बताई गई है, बोलो 6 मोल पर लीटर, है ना, 6 मोल पर लीटर। ठीक है सर, अब कल्पना करो कि आपने 1 लीटर, हमने क्या करा है भाई, 1 लीटर क्या लिया यहाँ पर जल, इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं 1 लीटर जल के अंदर, NaCl। ठीक, NaCl का कितना मोल बोलो, 1 मोल। 1 मोल NaCl मिलाया, तो कहने का मतलब है हमारा जो 1 लीटर जल है, क्या उसमें इस ताप पर अभी NaCl का और मोल घुलेगा, मतलब अभी ये एक असंतृप्त विलयन की तरह काम कर रहा है। ये हमारा
प्रश्न हमें बता रहा है। ठीक, ये कब संतृप्त होगा सर? जैसे ही हम NaCl का इस ताप पर छठवां मोल मिलाकर इसे घोलेंगे तब ये संतृप्त हो जाएगा। इससे ऊपर जाकर हम मोल मिलाएंगे तो अति संतृप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम NaCl का जब कितना मोल, 1 मोल, तो वो अपने आप रिएक्शन को करेगा। ये रिएक्शन स्वतः होगी। रिएक्शन स्वतः हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है मतलब डेल्टा जी जो है 0 से छोटा है। ठीक है सर, डेल्टा जी हमारा 0 से छोटा है क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है। अब बात करें हमारा NaCl का क्रिस्टल जो है सॉलिड है, जब वाटर के अंदर जाएगा तो क्या वो एक्वस फॉर्म में आएगा? मतलब वहाँ पर हमारे पास आयन के लिए रेंडमनेस बढ़ जाएगी। आयन के लिए रेंडमनेस बढ़ेगी मतलब यहाँ पर एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि सॉलिड क्रिस्टल से एक्वस फॉर्म हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ रहे हैं, रेंडमनेस भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या होने वाला है? 0। तो अब आप ऑप्शन देखें, जहाँ डेल्टा जी को 0 से छोटा बताया गया हो और डेल्टा एस को 0 से बड़ा बताया गया हो, तो ये हो गया बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक अभिक्रिया के लिए Kc का मान दिया गया है। A तथा B के प्रत्येक के 1-1 मोल का हमें को आयतन में बिना परिवर्तन के मिश्रित किया जाए तो बनने वाले C के मोल का संख्या बताना है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रिएक्शन नोट करी। A प्लस B से क्या बन रहा है? C प्लस D। हमारे पास A तथा B का इनिशियल मोल 1-1 है, यहाँ 0 और 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका बेटा क्या? प्रारंभिक मोल, है ना। अब हम साम्य पर बात करते हैं या आयनन पर बात करते हैं, तो हमारे पास देखो A का डिसोसिएशन पार्ट X है, B का डिसोसिएशन पार्ट X है, और C फॉर्म हो रहा है X और D फॉर्म हो रहा है X। ठीक, अब हम साम्य सांद्रताओं को Kc के मान के साथ रखते हैं, तो यहाँ पर C का कंसंट्रेशन अपॉन इंटू डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। सर क्या Kc का मान दिया है? बिल्कुल दिया गया है। Kc का मान दिया है 9। अब यहाँ पर रखेंगे x इंटू एक्स, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स का भी क्या पावर 2। अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम रूट लगाते हैं, इधर हम लिखते हैं x अपॉन में 1 माइनस एक्स, रूट से 3 बाहर आ गया, यहाँ पर x 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 x हो जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर 3, और हमारा क्या हो गया बेटा? 3 के इक्वल में 4x, x का वैल्यू क्या आ गया? 3/4। इसको कैलकुलेट करोगे तो x का मान कितना आ गया? 0.75, 0.75। और हमारे पास C का क्या x है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C का जो बनने वाला मोल है वो 0.75 है। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला है क्या है, कथन कारण देखें, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट अनुमापन असंतोषजनक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम इस काम को तनु H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, जिसका और आगे हम ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, तो उसे लेकर इस अनुमापन को करना क्या उचित होगा। तो यहाँ पर तनु HCl के साथ पोटेशियम परमैंगनेट का अनुमापन हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं HCl के Cl- को KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको क्या Cl2 में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। ठीक, बट अगर H2SO4 लेंगे तो यहाँ पर उसको ऑक्सीकृत नहीं कराया जाएगा। ठीक सर, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
MnO4 माइनस द्वारा क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। बिल्कुल, अगर यहाँ हम बात करें MnO4 माइनस और यहाँ पर हमारा क्या है बेटा Cl माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास Mn+2 और इसको ऑक्सीकृत कर क्या बना दिया जाएगा Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका ए एकदम सही है, कथन सत्य, दूसरा कथन भी सत्य और कथन 2 के लिए कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, इसीलिए हम इस रिएक्शन के लिए क्या तनु H2SO4 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दो रिएक्शन दी गई है जिसका KP-KC कंपेयर करना है। यहाँ पर देखो गैसियस मोल कितना है बेटा 2, यहाँ पर 4 और ये 1 5, तो हमारा प्रोडक्ट गैसियस मोल ज़्यादा है, तो इसका डेल्टा Ng अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5 - 2 3, मतलब डेल्टा Ng क्या आ रहा पॉजिटिव। डेल्टा Ng पॉजिटिव के लिए Kp का मान Kc से क्या हम बढ़ा देखते हैं। अब यही रिएक्शन को अगर पलट दे तो देखो इधर कितना हो गया 5 मोल हो गया, इधर कितना है अब 2 मोल। अब यहीं पर इस रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन है बी, उसके लिए हमारे पास डेल्टा Ng क्या हो जाएगा देखो, तो 2 - 5 यहाँ हो गया -3, मतलब अब नेगेटिव वैल्यू के लिए Kp लेस देन किसका Kc का, मतलब हमारे पास पहले Kp बड़ा है, सेकंड के लिए Kc बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो बी है। ठीक, जहाँ पर ए के अंदर Kp बड़ा है और बी के अंदर Kc बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक मेज द कॉलम आया है, देखेंगे हम लोग V2O5 ये हमारा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है सर, हमारा +7 स्टेट में क्या जनरली ऑक्साइड क्या अम्लीय होता है। ठीक है सर, अब हम क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड की बात करते हैं, तो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक, ये हो गया क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड स्ट्रक्चर जिसमें दो परऑक्साइड लिंकेज है। क्या है सर, परऑक्साइड लिंकेज है। अगर मैं यहाँ आयरन का स्टेट देखूँ तो क्या है बेटा +3 है, और +2+3 स्टेट में ऑक्साइड कैसा होता है क्षारीय होता है। तो हम देखें तो P का सही 4 जो कि हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहले से ही क्या हमारा सही मिलाव आ गया, बाकी भी चेक करो सेकंड, और हमारा थर्ड का थर्ड, और हमारा यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 4 एसिड दिए गए हैं A, B, C और D बेटा। इन सब का क्या दिया गया बोलो Ka कितना दिया गया बोलो पहले एसिड का 6 × 10 की पावर बोलो -4, यहाँ पर 5 × 10 की पावर बोलो माइनस बोलो क्या 5, यहाँ पर इसके लिए बोलो 3.6 × 10 की पावर बोलो -6, यहाँ पर बोलो 7 × 10 की पावर बोलो -10। अब हम सब जानते हैं कि K समानुपाती किसका अम्लीयता, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा उसका अम्लीयता उतना ज़्यादा, और अम्लीयता के साथ pH का रिलेशन क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके pH कम होते हैं, जो वीक एसिड है उनके pH मान ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा कोई pH रखता है तो वो D है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन सबसे कम है, यहाँ H+ कंसंट्रेशन सबसे कम है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें फिर C के लिए, फिर हमारा B के लिए, और यहाँ A इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसका pH सबसे कम होगा, और D यहाँ सबसे चारों में एक दुर्बल एसिड है जिसके कारण क्या हम उसका pH सबसे ज़्यादा कहेंगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो A है। नेक्स्ट यहाँ फिर से एक टेबल दी गई है जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जो कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, जो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब हम यहाँ पर इन सभी का क्या कॉन्फ़िगरेशन कर
सही यहाँ पर मिलाव देखेंगे और जो गलत होगा उस आंसर को चुनेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या हमारे पास Mn+2 है। Mn+2 का अगर सही कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आर्गन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d में कितना 5। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारा पेयरिंग नहीं होगा। T2G के अंदर 2, EG के अंदर क्या आ जाएगा 2। ठीक सर। अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला अपन लिखते हैं। ऑक्टाहाइड्रल की CFAC निकालने का फॉर्मूला होता है -0.4 यहाँ पर होता है इंटू 2Tg इलेक्ट्रॉन प्लस होता है 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स पेयर जो युग्मन हुआ है उनका नंबर। ये हमारा क्या इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले से इसका ऑक्टाहाइड्रल निकालूं तो यहाँ हो गया -0.4 इंटू 3 और प्लस हो गया यहाँ पर 0.6 इंटू 2। तो इसका ऑक्टाहाइड्रल CFAC क्या 0 मिलेगा। ठीक है सर, मतलब ये सही है। सेकंड देखें तो बेनेडियम क्या 2+ है, तो यहाँ बेनेडियम 2+ में हमारे पास क्या 3d2 होगा। स्कैंडियम यहाँ पर 3 होगा, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम, तो बेनेडियम का 23 के लिए 4s से 2 गया तो 3d में कितना 3। तो यहाँ पर सर T2G के अंदर कितना होगा सर 3 होगा और EG के अंदर 2। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका ऑक्टाहाइड्रल CFAC कितना होगा -0.4 इंटू बोलो 3, तो ये हो गया -1.2। ठीक है, ये हो गया इसका CFAC। अगला देख निकल +2, निकल +2 के लिए क्या हमारे पास 3d8 होता है। तो यहाँ आर्गन यहाँ क्या हो गया बेटा 3d8 हो गया, है ना। अब 3d8 के लिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो T2G के अंदर क्या हमारा 6 हो जाएगा और EG के अंदर कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, है ना। अब इसका अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखो -0.4 इंटू बोलो 6 प्लस हो जाएगा क्या सर यहाँ पर 0.6 इंटू बोलो 2। तो ये हो गया हमारा -2.4 और प्लस हो गया 1.2। तो आंसर क्या आएगा -1.2 ऑक्टाहाइड्रल। यहाँ कितना दिया हुआ है -1.6, तो ये गलत है और गलत ही पूछा है। ठीक, पर नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइटेनियम क्या है सर +2 है, तो यहाँ आर्गन स्कैंडियम टाइटेनियम हमारा क्या 3d के अंदर बोलो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2Tg में 2, EG में 0। तो आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.4 का हमने 2 से, तो यहाँ हो गया -0.8 इसका CFAC। ये भी सही है, मतलब गलत क्या हो गया बेटा हमारे पास इसका C। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निम्न में से स्पीसीज को पहचाने जिसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो Mn के लिए +7, ऑक्सीजन का -2 इंटू बोलो 4 -8, उधर -1 रखा है, -1 से +8 +7। यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ तो साइनाइड का -1 इंटू 6 -6, -3 उधर रखा है, +6 गया तो कितना हो जाएगा +3। यहाँ पर अगर हम निकल की बात करें तो यहाँ फ्लोरीन का -1 इंटू 6 -6, -2 उधर रखा हुआ है, +4, यहाँ क्या आ गया +4। यहाँ पर अगर हम क्रोमियम की बात करें तो ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का -1। ठीक है सर, -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस -2 तो -6 उधर गया, +6 हमसे क्या +6 पूछा है, तो डी ऑप्शन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमारा कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है उसका एक टेबल आया है जिसमें हमें दिए गए कॉम्प्लेक्सेस के लिए सही जानकारी को मैच करना है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले निकल Cl4 2-, तो यहाँ पर बेटा जी निकल +2 स्टेट में है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 और यहाँ पर 4s0 4p0। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारा जो 4 हम हाइब्रिड ऑर्बिटल लेने वाले हैं वो एक 4s का और 3 4p का, मतलब यहाँ पर कोई d ऑर्बिटल नहीं है,
तो पी का करेक्ट हो गया क्या बेटा 4, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो निकल है +2 पर अमोनिया, यहाँ पर ध्यान रखना जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, पर निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कैसे वीक फील्ड लिगेंड देखा जाता है। ठीक सर। अब यहाँ पर निकल +2 के लिए फिर वही बात, आर्गन हमारे पास 3D के अंदर कितना है 8, पर यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हम 4s 4p और बेटा जी क्या 4d का ऑर्बिटल लेने वाले हैं। तो ये हम कितना ले लेंगे भाई, यहाँ पर s का 1, p का 3, d का 2, इसमें d का 2 कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर dz² और यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx² y²। ठीक, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो हम q का करेक्ट बोलने वाले हैं सेकंड को। q का करेक्ट क्या हो गया सेकंड। अब देखो इधर थर्ड r के लिए, तो यहाँ पर देखो निकल का क्या +2 स्टेट है, तो यहाँ पर देखेंगे आर्गन हमारे पास, और ये क्या हो गया बेटा 3d 8 और 4s हमारा 0 है, 4p 0 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या हमें यहाँ पेयरिंग मिलेगी, तो हमारा यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया जाएगा, मतलब 3d का 1, 4s का 1 और 4p के 2, तो 4p के 2 यहाँ हो गया ये, मतलब r का क्या हो गया बेटा यहाँ पर थर्ड, है ना। एक लास्ट देखो यहाँ पर Fe किस स्टेट में है +3 मतलब आर्गन हो गया, 4s से 2 गए, 3d में कितने 5, 3d में कितना हो जाएगा बोलो 5। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो जाएगी इसकी इससे, मतलब हम 3d के 2 ऑर्बिटलों को यूज़ कर सकते हैं, 3d के 2 ऑर्बिटलों का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका आ गया फर्स्ट। तो एस का क्या आ गया बोलो फर्स्ट, एस का क्या आ गया फर्स्ट। तो देखो p का 4, q का क्या हो जाएगा सेकंड, और हमारा यहाँ पर r का क्या हो जाएगा थर्ड, और s का 1, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है बेटा डी, करेक्ट क्या हो रहा है डी। देखें नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर Cl2 भी है जो कि आपको यहाँ से देखना है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या Cr का ऑक्सीकरण संख्या -3 है, तो ऑक्सीजन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, तो हमें यहाँ Cl कितना है -1, तो ऑक्सीजन का चार्ज पता करना है। डाइऑक्साइड मतलब O2 के रूप में, तब हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 होगा, जो कि हमें +3 क्रोमियम का स्टेट नहीं देगा। पर ऑक्साइड में O2 क्या यहाँ -2 होगा, और -2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और -2 के साथ क्रोमियम का +4 बनेगा, मतलब ना तो वो डाइऑक्साइड है और ना ही वो हमारा क्या है बेटा पर ऑक्साइड है। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो सुपर ऑक्साइड के अंदर O2 माइनस के लिए चार्ज क्या -1, और -1 चार्ज लेंगे तब क्या हमारा क्रोमियम +3 आएगा, मतलब ये एक सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, और -2 चार्ज लेते हैं तो वहाँ पर हमारा क्रोमियम का स्टेट 4 बनता, मतलब हमारे इस O2 के रूप में ये एक क्या लिया गया ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर A तथा B इलेक्ट्रोड से निर्मित सेल के लिए हमें क्या यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस दिए गए। देखें हम लोग यहाँ पर Cr2O7 -2 को चेंज किया गया क्रोमियम +3, मतलब यहाँ हमारा +6 कहाँ से बेटा +6 से किस में जा रहा है, ये +3 में, मतलब क्या ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका SRP जो है क्या दे रखा है +1.33 वोल्ट। ठीक है सर। अब हमारे पास देखो Fe +3 से कहाँ जा रहा है बोलो
Fe+2 में जा रहा है, तो यहाँ +3 से कहाँ जा रहा है, +2, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इसका E0 रिडक्शन वैल्यू कितना दिया है बोलो, +0.77 वोल्टेज, है ना। सबसे पहले क्या करना है, एनोड कैथोड पहचानना है। तो जिसका SRP ज़्यादा, जिसका SRP ज़्यादा, क्या वो यहाँ पर एज अ कैथोड रिडक्शन रिएक्शन दर्शाएगा, और जिसका SRP क्या है, कम, क्या वो एज अ एनोड काम करेगा, एज अ एनोड। और यहाँ पर हमें उसका ऑक्सीडेशन कर क्या यहाँ पर क्या देखना है भाई साहब, SOP, है ना। तो हम लोग अब इसका बी के लिए क्या, बी के लिए एनोड और ए के लिए बोलो क्या, कैथोड, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन। कैथोड कैसा, इसका पॉजिटिव, इसका कैसा, नेगेटिव मामला है। ठीक है, अब अपन सारी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब संयोजन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर प्रवाहित होगा 100%। एनोड पर ऑक्सीडेशन कर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या एनोड से कैथोड पर होगा। सेल का विद्युत वाहक, तो हमारा यहाँ E0 सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, EOP प्लस क्या हो जाएगा, ERP। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ जरा देखो, तो इसका ERP दिया है, इसको क्या बना लो भाई, पलट दो, तो -0.77 वोल्टेज, ये हो गया इसका EOP। दिया क्या था, ये SRP दिया था, हमें बनाना क्या है इसका यहाँ पर SOP। तो -0. क्या हो गया भाई, 77 वोल्ट। अब ERP चाहिए, ERP ही है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका ई सेल कितना आएगा, 0.56 वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही दिया है, मतलब सेकंड भी सही है। अब देखो सी, ए धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, तो कैथोड ए है जो कि धनात्मक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, दिए गए अर्ध सेल में PT गैस 1 ATM पर हमें इसका pH क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पर 2 मतलब H+ कंसनट्रेशन 10⁻⁻2 है। ठीक है, सेल का विभव निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमने H+ लिया है, कितना ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर H+ से हमें मिला हाइड्रोजन गैस, जिसका हमारे पास प्रेशर है 1 ATM। ठीक, अब हम इस रिएक्शन के लिए सेल विभव निकालते हैं। ई सेल इक्वल टू बोलो E0 सेल, यहाँ पर हो गया सर माइनस अप्रॉक्स वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, -0.06 अपॉन में n, यहाँ पर लॉग, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या H2 गैस है, तो हमने P गैस जो भी प्रेशर है वो, और नीचे हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन, और उसका पावर कितना बोलो, 2। तो हमारे पास देखो pH कितना है, 2, तो बेटा इसका H+ कितना होगा, तो हम कहेंगे 10⁻²। अब हम E0 सेल हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड क्या 0 देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.06 n का वैल्यू। देखो इस बैलेंस रिएक्शन के लिए कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पर +1 से हम क्या यहाँ पर 0 मतलब 1 का, 2 लोग हैं तो कितने का हो गया बेटा, 2 का, है ना। यहाँ पर कितने का चेंज आ गया, 2 का। यहाँ पर हमने n का वैल्यू क्या लिख दिया, 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमने लिखा लॉग, क्या लिखा, लॉग। यहाँ पर क्या लिखा, 1, यहाँ पर लिखा 10⁻², जिसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। E0 सेल बराबर -0.06 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हो गया लॉग हमारा 10 की पावर बोलो +4, 10 की पावर +4, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, -4 ऊपर गया +4। अब इस पावर को आगे उठा लो, तो यहाँ पर 0.06 × 4 डिवाइडेड बाई 2, लॉग 10 10 1 हो गया, इसको काट दो, यहाँ कितना हो गया 2, हमारे पास क्या आ गया 0.12 वोल्ट, 0.12 वोल्ट ये आ गया सेल का विभव। इसका परिमाण कितना हो गया 0.12, 0.12, और 0.12 देखें
तो वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी। ठीक, अब ये हमारा 0.12 आया, ये थोड़ा कम क्यों है? क्योंकि हमने अप्रॉक्स वैल्यू के साथ काम किया। नेक्स्ट हमारे पास है हीरा अत्यंत कठोर एवं अवाष्पशील पदार्थ है, बिल्कुल सही है। हीरे में मजबूत कार्बन बंध पूरे क्रिस्टल में मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल दोनों ही कथन सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी परमाणु के लिए n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जूल में दी गई है। प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए हमें क्या उसकी ऊर्जा का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिखते हैं, E बराबर -13.6 Z का वर्ग अपॉन बोलो N का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर हम सीधा किसी एक ही स्पीसीज के अंदर क्या दो अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा अनुपात चाहते हैं, ऊर्जा का मान चाहते हैं, तो यहाँ पर एक रिलेशन फार्मूला है, E व्युत्क्रमानुपाती -1 क्या हम n² लिखेंगे। मतलब अब हम इस रिलेशन से किसी भी एक स्पीसीज की अलग अलग कक्षाओं में एक कक्षा की ऊर्जा से हम किसी भी अन्य कक्षाओं की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर हम E1 अपॉन बोलो E2 इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर N2 का वर्ग अपॉन बोलो N1 का वर्ग, ये रिलेशन लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग N3 और N2 के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम E3 और बोलो क्या लिख देंगे, E2। अब इसको हम N3 के लिए n का मान कितना 3 और N2 के लिए मान कितना 2। N3 के लिए ऊर्जा का मान दिया है सर, कितना दिया है बोलो 969 इंटू 10 की पावर बोलो कितना -19, और हम E2 के लिए पता कर लेंगे। तो कैसे पता करें? तो यहाँ पर देखो हमने क्या E2 अरेंज करा, यहाँ पर क्या करा E3। अब यहाँ पर N3 का वर्ग, यहाँ पर क्या करोगे आप N2 का वर्ग। ठीक है सर, इसके हिसाब से अब वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, E2 हमको चाहिए और यहाँ पर E3 का मान कितना बोलो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 969, यहाँ पर क्या हो गया इंटू बोलो 10 की पावर -19। अब यहाँ पर N3 यहाँ कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, और यहाँ कितना हो जाएगा सर नीचे 2 का वर्ग। अब बस इसको E2 निकालने के लिए क्या करोगे, 3 का वर्ग हो गया 9, यहाँ 9.69 इंटू 10 की पावर बोलो -19 अपॉन में बोलो 4, और ये एनर्जी जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो ये आपका क्या दिए गए ऑप्शन के अनुसार जिस ऑप्शन में उसे चेक कर लो। तो ये आपका क्या बी में करेक्ट हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आयन दिए हैं, उनके सही टेस्ट का मिलाव करना है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये हमारा सल्फाइड के लिए क्या अपनी पहचान कराता है, नोस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक, टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, तो ये एल्डिहाइड के लिए हो गया। नेस्लर अभिकर्मक जीरो ग्रुप, नेस्लर अभिकर्मक जीरो ग्रुप मतलब अमोनियम के लिए। और हमारा ये जो फेरस सल्फेट है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, ब्राउन रिंग टेस्ट है ना। तो पी का करेक्ट क्या हो गया सेकंड, और क्यू का करेक्ट क्या हो गया बेटा थर्ड, और आर का हो गया 4, और हमारा एस का फर्स्ट मतलब पहला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीलियम प्लस के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय बोहर कक्षाओं की ऊर्जा का क्रम। तो ये तो बहुत आसान है, Z कितना हो गया हीलियम का 2, N कितना हो गया हमारे पास देखो भाई पहली दूसरी और तीसरी। ठीक बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्मूला जैसा मैंने अभी लिखा था -13.6 इंटू यहाँ पर Z का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा N का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो यहाँ पर E
व्युत्क्रमानुपाती -1/n²। मतलब यहाँ पर माइनस आने से रिलेशन को क्या हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे जैसे कक्षा n का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अगर वो सेम स्पीसीज के लिए हो रहा है तो n बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा E3 के अंदर हो जाएगा, फिर E2 के अंदर, देन E1 के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू छोटा होना मतलब मान का बड़ा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, Pb+2 Pb+4 से अधिक स्थायी है। ठीक है सर, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb+2 का स्थायित्व जो है हम जानते हैं Pb+4 से क्या ज़्यादा होता है। ठीक, परंतु Sn+2 तथा अगर Sn+2 के स्थायित्व की बात करूं Sn+4 के साथ, तो यहाँ पर हमारा विपरीत प्रभाव दिखेगा। Sn4+ क्या अपना ज़्यादा स्टेबल होता है Sn+2 की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हम उस अक्रिय युग्म प्रभाव को उतना इफेक्टिव नहीं देखते। ठीक है, मतलब अगर लेड +4 से +2 में जाना चाहेगा तो वो काम स्वतः हो जाएगा, और अगर हमारा Sn+2 से कहाँ रिएक्शन जा रही होगी, Sn4+ की ओर, तो वो भी स्वतः होगा। कोई भी चेंज जहाँ पर स्टेबिलिटी पहले से बढ़े वहाँ पर चेंज क्या स्पॉन्टेनियस स्वतः होगा। तो हमें उसी के लिए क्या डेल्टा जी के वैल्यू देखना है इन दो रिएक्शन के लिए। ठीक बेटा, यहाँ Pb+4 स्टेट में है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, Pb+2 में। क्या मोर स्टेबिलिटी, तो ये हो गया आपका डेल्टा जी क्या नेगेटिव, मतलब <0। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तभी क्या हमारे पास चेंज जो है स्वतः के लिए आएगा। ठीक है सर, यहाँ देखो Sn4+ से कहाँ जा रहा है, Sn+2, मतलब एक स्टेबिलिटी वाले क्या कंपाउंड से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यहाँ हमारा डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब <0, और इस तरह का चेंज अपने आप नहीं होगा, तो ये एक अस्वतः चेंज है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमारे पास डेल्टा जी का मान फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, <0, और सेकंड के लिए <0। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जब हम देख रहे हैं तो क्या वो डी में है, किस में है, डी में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रिएक्शन दी गई है N2+3S2 और रिएक्शन कर अमोनिया गैस निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अमोनिया के निर्माण की दर दी गई है और हमसे H2 के रूपांतरण की दर पूछी गई है। मतलब हमें यहाँ पर H2 और अमोनिया के बीच में क्या ये रिलेशन चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं अमोनिया के निर्माण के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया का समय के साथ जो निर्माण हो रहा है उसके लिए जो दर मिली है वो है 0.001 kg/h, और हमें रेट लिखना है। तो रेट के लिए कंसंट्रेशन का समय के साथ परिवर्तन या मोल का समय के साथ परिवर्तन हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस दर के साथ सबसे पहले अमोनिया का किलोग्राम वाला मास देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 17 × 10⁻³ kg, और हमारे पास हाइड्रोजन का जो मोलर मास किलोग्राम वाला होगा 2 × 10⁻³ kg। ठीक, तो यहाँ पर हम इस रेट को क्यों ना मोल में कन्वर्ट करें, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें यहाँ पर दिए गए भार को क्या मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो देखें यहाँ पर हम जो अब रेट निकाल रहे हैं वो किसके टर्म में बात कर रहे हैं, मोल के। तो यहाँ पर देखें तो 0.001 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 17 × 10⁻³ -3 का ऊपर हम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर 1/17 हमारा अमोनिया का
क्या मोल के टर्म में क्या यहाँ निर्माण का दर आ गया। अब हम इसका स्पेसिफिक रेट रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिसअपेरेंस किसका, H2 का समय के साथ अपॉन dt। यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री भी लेना होगा। स्टाइक्योमेट्री कितना है हमारे पास, देखें रिएक्शन में तो ये हो गया हमारे पास 1/3। यहाँ पर इक्वल कर देते हैं प्लस 1/2 हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ अपेरेंस किसका, अमोनिया का। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या सबसे पहले इसके डिसोसिएशन का जो रेट है उसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग d/dt यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और ये वाला वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो 1 क्या है बेटा, 17 है। ठीक, अब हमको इसे किस में निकालना है, तो किलोग्राम के टर्म में निकालना है। तो हम यहीं पर क्या इसका मास का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 3 हमारा क्या होगा, 17 × 10⁻³ इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो है 0.16 × 10⁻³ ये किस में आएगी, किलोग्राम पर आर में, जिसको हम यहाँ पर 1.76 × 10⁻⁻4। अब इस ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं तो एग्जैक्ट हमारा आंसर तो नहीं दिख रहा है पर हम इसके अप्रॉक्स वाला आंसर देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो इसका अप्रॉक्स वाला आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट देखें क्या दिया बेटा, यहाँ पर हमें N2 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक सर, Cn - 14 इलेक्ट्रॉन, NO + 14 इलेक्ट्रॉन और C22 - 14 इलेक्ट्रॉन। सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम, सबके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो सबके लिए प्रकृति क्या बनेगी, प्रतिचुंबकीय बनेगी। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पर आगे क्या लिखा है, द्विपरमाणु प्रजाति जिनमें समान बंधक्रम हो उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या समान होता है, तो ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रकृति सेम होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी चुंबकीय प्रकृति समान होगी। पर अगर समान बंधक्रम में, जैसे मैंने B2 की बात करी और F2 की बात करी, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर हम जब निकालते हैं तो कितना आता है, 1, और 1 के लिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम जब देखेंगे तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या 2 आती है। ठीक, मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ, σ1s2 σ1s2 स्टार 2 σ2s2 σ2s2 स्टार 2 π2px बराबर π2py, यहाँ 1 और 1। अब यही चीज़ F2 के लिए बात करूं जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड ऑर्डर इसका भी क्या होता है, बोलो 1। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बेटा जी 0 है, तो अब ये अयुग्मित रखता है, मतलब ये क्या हो गया बेटा, बोलो अनुचुंबकी। 0 है तो बोलो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का देखो कैसा है, सेम। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या हमारे चुंबकीय प्रकृति सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर सम इलेक्ट्रॉनिक के साथ होगा, ये सही स्टेटमेंट है। तो एक कथन सही है और एक गलत है, मतलब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक अभिक्रिया 2A + B उत्पाद दोनों अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर दर 8 गुना हो जाती है तथा केवल B की सांद्रता को दोगुना करने पर दर दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया के लिए दर नियम होगा। ठीक सर,
तो यहाँ पर देखें तो रिएक्शन के लिए हम दर नियम से अभिक्रिया दर लिखते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन मानकर हमने इस तरीके से इस रिएक्शन को लिखा। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि क्रिया कारकों की सांद्रता को डबल करने से ये 8 गुना हो जाती है। तो हमने दोनों की सांद्रता को क्या कर दिया भाई, डबल। अब हम देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, ये हो गया K, यहाँ A का कंसंट्रेशन पावर 2, ये B। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या ये हमारा दोनों ही क्रियाकारक को जब हमने सांद्रता से डबल किया तो 8 गुना हो गया। अब उसमें हमें कहा जा रहा है कि B की सांद्रता को दोगुना करने से क्या हो रहा है, ये डबल, मतलब B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि फर्स्ट और B के सापेक्ष हमारा अभिक्रिया की कोटि कितना है, 1। तो क्या हमारा A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान कितना, 2, क्योंकि तभी हमारा क्या ये जो 8 गुना से दर बढ़ा है क्या वो इस सांद्रता परिवर्तन के लिए सही माना जाएगा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन है, A का सापेक्ष A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या बेटा जी हम 2 कहेंगे, और सर B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को 1 कहेंगे। ठीक, तो हमारा करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, B। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि दो द्रवों को विलयनों को वाष्प दाब आदर्श विलयन अनुमानित वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो आदर्श विलयन से कम वाष्प दाब रखने वाले विलयनों को क्या हम अनादर्श विलयन कहते हैं, और इसे अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन के लिए देखते हैं। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कि ये हमारे आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन है। ठीक, अगर बढ़ जाता है तो धनात्मक, कम हो जाता है तो ऋणात्मक। नेक्स्ट हमारे पास है 0.0 m सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है भाई, पाई बराबर CRT। ठीक, यहाँ पर ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या हमारा ये जो पाई का वैल्यू है क्या वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर ताप में वृद्धि के साथ परिवर्तित नहीं होगा, गलत है। ताप में वृद्धि के साथ घटेगा, ये तो और गलत है। ताप में वृद्धि के साथ पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ताप वृद्धि के साथ परासरण दाब बढ़ेगा। यहाँ पर हमसे नीचे दिए गए संरचनाओं में क्या पूछा जा रहा है बेटा, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु की कुल संख्या। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ठीक से देखें तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है जिसको हम एक चेन के साथ स्टेट में और एक को ब्रांच बनाकर लगाएंगे। यहाँ पर हो गया हमारा CH2। यहाँ अक्सर गलती हो जाती है, ये इथाइल ग्रुप है जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम सभी कार्बन पर डिग्री लिख देते हैं। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री और ये क्या हो गया 1 डिग्री। हमारे पास 2 डिग्री कार्बन 2 है, तो 2 डिग्री कार्बन पर अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन, ऐसे 2 है तो 2 के लिए हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या बोलता है भाई, केरियस विधि से कार्बनिक यौगिक का हमको क्या दिया गया है, भार, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का भार है, कार्बनिक में क्लोरीन का परसेंट। बहुत सिंपल सा हमारा क्या ये क्वेश्चन है जिसमें क्लोरीन परसेंट चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्लोरीन का भार 35.5, नीचे हम AgCl का भार 143.5 इंटू यहाँ पर उस यौगिक में AgCl का भार और अपॉन नीचे कार्बनिक यौगिक का भार इंटू बोलो 100, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, वैल्यू पुट करो, आंसर बाहर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए मतलब अपने को केवल गुणा कर भाग देना है, आंसर तैयार। यहाँ पर हो गया हमारे पास
35.5, यहाँ पर हो गया 143.5 इंटू AgCl का भार देखो, AgCl का भार कितना बोलो 0.5253, और अपॉन में कार्बनिक यौगिक का भार देखो तो 0.2425 इंटू बोलो 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन का भार परसेंट कितना आ जाएगा बोलो 53.58%, ये हमारा क्या भार है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित के लिए स्थायित्व का सही क्रम। ठीक, हमारे पास एक तो है एथाइन का नेगेटिव आयन, एक है हमारे पास एथिल कार्ब ऋणायन, और एक है हमारा एसिटिलीन कार्ब ऋणायन। तो हम सब जानते हैं कि ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है, ये sp3 संकरित है, और ये sp। तो जब हमारे तीनों कार्बन का संकरण क्या है अलग अलग, तब हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का स्थायित्व समानुपाती क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ज़्यादा कहा जाएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या विपरीत तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो यहाँ पर क्या हम सब जानते हैं कि कौन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो परसेंटेज एस समानुपाती किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिस कार्बन के लिए परसेंटेज एस ज़्यादा है क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसके लिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर इसका सही ऑर्डर देखें तो सही ऑर्डर सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए, देन सेकेंड हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए, लास्ट हमारा क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए। तो इसका स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर क्या इसका करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केनों के हेलोजनीकरण के लिए हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। तो यहाँ पर सबसे फास्ट और तेजी से जो रिएक्शन हेलोजन करता है एल्केन के लिए क्या वो फ्लोरीन है, तभी हम लोग फ्लोरीन के साथ सनलाइट या हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को नहीं कराते हैं क्योंकि विस्फोट क्या हमें देखने को मिलता है, और यही वजह है कि हम फ्लोरीन का हेलोजनीकरण क्या एक डार्क रिएक्शन के रूप में अंधेरे में कराते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हमारा हेलोजन है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो इसका रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निम्न में से किसके द्वारा कार्बोनियम आयन से एल्कीन निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा ये है हमारा कार्बोनियम आयन है ना। अब इससे हमको एल्कीन बनाना है तो हम यहाँ पर क्या इस स्थान से H+ हटाएंगे, प्रोटॉन त्यागेंगे, तब यहाँ पर क्या बनेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिलकर अपना पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इस तरीके से क्या हमें एक एल्कीन मिलने वाला है। तो कार्बोनियम या कार्बधनायन क्या H+ त्याग कर अपना एल्कीन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्रोटॉन का विलोपन या प्रोटॉन का क्या त्याग। देखो अगला हमारे पास क्या है बेटा, CH बंध की लंबाई के लिए कौन सा क्रम सही है, तो ये हमने कक्षा में पढ़ा है। जितना ज़्यादा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसके हाइड्रोजन के बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होगी क्योंकि उस पर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए कार्बन हाइड्रोजन लेंथ सबसे कम होती है। फिर अगर हम बात करें तो फिर डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, अगर किसी के लिए होती है तो वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, वो 1.12 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कारण हम सब जानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या यहाँ छोटी बनेगी। ठीक, तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा सी वाला।
नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से किसमें pKa का मान सर्वाधिक है। तो देखो बेटा, pKa के लिए अम्लीयता के साथ क्या व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता, अम्लीयता व्युत्क्रमानुपाती क्या pKa, जहाँ अम्लीयता ज़्यादा वहाँ pKa कम, जहाँ अम्लीयता कम वहाँ pKa ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस H प्लस को हटाकर ये नेगेटिव हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इसके लिए कौन सा प्रभाव, प्लस आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरीन का क्या माइनस आई, यहाँ से H प्लस निकला, इस नेगेटिव की बात कर ले। यहाँ पर देखें CF3 के लिए माइनस आई, यहाँ से H प्लस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर देखें H प्लस हटाएं, इस पूरे ग्रुप का प्लस आई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीयता समानुपाती नेगेटिव चार्ज का स्थायित्व या संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। जिसका संयुग्मी क्षार जितना स्टेबल होगा उसकी अम्लीयता उतनी ज़्यादा, उसका pKa उतना कम। तो इन चारों में अगर हम किसी का नेगेटिव सबसे अनस्टेबल देख रहे हैं तो वो फोर्थ का है। सबसे कम नेगेटिव स्टेबल मतलब अम्लीयता सबसे कम, और अम्लीयता सबसे कम मतलब इसका pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर डी के अंदर pKa का मान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एसीटेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड। तो एसीटेल्डिहाइड पर हम लोग बेटा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, आइए देखें। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हमारे पाई की शिफ्टिंग इस पर अटैक होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद हमारे पास CH3CO नेगेटिव पर MgBr चला जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा CH3, यहाँ पर H। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या OH। तो ये हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम देख पा रहे हैं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये अनदर 1 डिग्री है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बी। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या दिया है, ये हमारे पास एक हलाइड है और एक बेस है जिसकी रिएक्शन कर अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड बनाया जा रहा है। रिएक्शन के लिए कहा जा रहा है कि रिएक्शन केवल हमारा क्या एक ही व्यक्ति के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, और वो कौन है, तो वो एल्किल हलाइड है। और ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा क्या हमारा SN1 के अंदर आता है, जहाँ रिएक्शन केवल और केवल क्या एल्किल हलाइड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वहाँ न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अफेक्ट रेट को नहीं करता है। ठीक है, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो भी चेंज एल्किल हलाइड के अंदर आएगा वही चेंज क्या हमें रेट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम एल्किल हलाइड की सांद्रता को क्या कर देंगे, आधा, तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी। मतलब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा सर, बी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लोरोबेंजीन। ये है हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन। हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, बेंजिल क्लोराइड से। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर ये जो Cl है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला है, बट यहाँ पर हमारा स्टेबल कार्बन आयन बनता है। अगर हम लोग क्रियाशीलता की बात करें तो बेंजिल क्लोराइड अधिक क्रियाशील है क्लोरोबेंजीन की तुलना में। आइए देखें, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एथिल ब्रोमाइड की अपेक्षा अधिक क्रियाशील। एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड की तुलना में क्या ये कम क्रियाशील है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ईजिली हेलोजन हमारा अलग नहीं होगा। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, अगर हम बात करते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो यहाँ भी ये ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या इसके आड़े आ रहा है। फिर अगला देखो सर, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड क्या आपके इस बेंजिल क्लोराइड से ज़्यादा क्रियाशील है। तो इन तीनों की क्रियाशीलता क्या हमारे क्लोरोबेंजीन या बोले कि हमारे पास जो दिया गया है बेंजीन क्लोराइड उससे ज़्यादा है। लास्ट स्टेटमेंट, बेंजिल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए सही है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, अमाइड।
अमाइड को एक निर्जली कारक के साथ लिया गया है, तो बन गया ये आपका साइनाइड। क्या बन गया? साइनाइड का क्या किया जा रहा है? बोलो अपचयन। क्या किया जा रहा है? अपचयन। और अपचयन किया जा रहा है तो ये तो बन गया आपका एमीन। सी प्रोडक्ट में क्या बन गया? एमीन। फिर इस साइनाइड का क्या किया जा रहा? आंशिक जल अपघटन। तो साइनाइड आंशिक जल अपघटन कर क्या अमाइड बनाता है, और पूर्ण जल अपघटन कर क्या हमें एसिड देता है? पूर्ण जल अपघटन कर एसिड देता है। मतलब बी प्रोडक्ट में अमाइड और सी प्रोडक्ट में एमीन। तो आप देख लो किसमें अमाइड और एमीन प्रोडक्ट है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ अमाइड एमीन है, मतलब यही आंसर है। अमाइड एसिड है, नहीं। साइनाइड 2 डिग्री एमीन है, नहीं। हमारा एसिड 3 डिग्री एमीन है, नहीं। मतलब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है? तो ये हमारा थेलीमाइड है, ये ग्रेवियल थेलीमाइड रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में वाटर अलग हो जाएगा और पोटेशियम थेलामाइड बनेगा। क्या बनेगा जरा देखो? पोटेशियम थेलीमाइड हमारा बनेगा। और पोटेशियम थेलीमाइड की रिएक्शन देखो, हम लोग क्या एक एल्कील ब्रोमाइड से करा रहे हैं, तो यहाँ से KBr अलग हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा एथिल थेलीमाइड बन जाएगा। एथिल क्या बन जाएगा? देखो इधर थेलीमाइड बन जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। किससे कराएंगे? वाटर से। तो हमारा यहाँ से क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH। तो आपका यहाँ पर एक तो एथिल एमीन फॉर्म होगा, और सर एक होगा थेलिक एनहाइड्राइड, थेलिक अम्ल और क्या? एथिल एमीन। थेलिक अम्ल और एथिल एमीन। तो देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन हो जिसमें हमारा एथिल एमीन और क्या दिया गया हो? थेलिक अम्ल। तो बी हमको क्या ऐसा ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? निम्न में से कौन सा एल्डोहेक्सोज है? तो ये हमारा कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज है, क्या है? कीटोहेक्सोज शर्करा है, कीटो क्रियात्मक समूह है। ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज शर्करा है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड भी है और 6 कार्बन का भी है। हमारा सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। यहाँ राइबोज हमारा एल्डो शुगर है पर पेंटोज है। एल्डो है पर पेंटोज है। हमें क्या पूछा? एल्डोहेक्सोज। तो एल्डोहेक्सोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज का, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई साहब? सेम है, बट दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफर, क्या ये क्रियात्मक समावयव होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे पास देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर। बोरिक एसिड और फ्लोरोबोरिक एसिड पानी में मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक मतलब एक H+ देने वाले, पानी में बोला है। तो देखें यहाँ पर हम लोग, ये जो बोरिक एसिड है क्या बेटा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? ठीक है सर। यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है जो वाटर के साथ क्या वाटर की लोन पेयर लेकर क्या अपना यहाँ पर BOH का होल 4 और एक H+ अलग करता है जो कि वाटर का होता है। मतलब ये एक मोनोबेसिक एसिड वाटर के अंदर कैसे हो रहा है, समझ आ रहा है? ठीक। अब हमारा हाइड्रो यहाँ पर जो फ्लोरोबोरिक एसिड है ये HBF हमारा क्या होता है? 4 होता है, जो कि डायरेक्ट अपना क्या यहाँ पर H+ हटाता है और BF4 क्या माइनस बनाता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या एक H+ दे रहे हैं, मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई सर? सही। अब दोनों अम्ल प्रोटॉन दाता की वजह क्या OH- ग्राही है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा बोरिक एसिड तो OH को जोड़ता है, ग्राही है, बट हमारा HbF4
क्या इस OH माइनस को अपने से नहीं जोड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो एक सही एक गलत, मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सही सी। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पेपर का कंप्लीट एनालिसिस किया। आप इसी तरह आगे आने वाले टेस्ट के लिए बनाए रहें। धन्यवाद।